हेलो दोस्तों, तो कैसे यार आप लोग। आशा करते हैं आप लोग मस्त होंगे और आपकी तैयारी भी मस्त चल रही होगी। तो आज यार हम बात करने वाले, जैसा कि हम लोग क्लास 12 केमिस्ट्री का जो 6वां चैप्टर है हैलोएल्केन तथा हैलोएरीन, तो आज हम इसमें पढ़ने वाले बहुत ज़्यादा ही महत्वपूर्ण टॉपिक देख सकते हो, एथिल ब्रोमाइड बनाने की प्रयोगशाला विधि। एथिल ब्रोमाइड बनाने की प्रयोगशाला विधि 5 नंबर की केमिस्ट्री के पेपर में पूछी जाती है। तो बहुत ज़्यादा ही महत्वपूर्ण टॉपिक देख सकते हो, पूरा चित्र सही समझेंगे कैसे एथिल ब्रोमाइड को प्रयोगशाला में बनाया जाता है। और ये भी बात करेंगे एथिल ब्रोमाइड के भौतिक गुण क्या होते हैं, एथिल ब्रोमाइड के रासायनिक गुण क्या होते हैं, एथिल ब्रोमाइड के उपयोग क्या होते हैं, सब कुछ आज आपको इस वीडियो पे बताने वाले हैं। और एकदम आसान भाषा पे, जितना ये थ्योरी देख रहे हो रटना कुछ भी नहीं है, एकदम आसानी से आप समझ जाओगे। बस करना क्या है, आपको वीडियो को आखिरी तक देखना है, एक एक बात को सुनते रहना, रटना कुछ नहीं पड़ेगा, सब कुछ समझ के जाओगे। ठीक है, पूरा चित्र समझ जाओगे, कुछ भी आपको नहीं रटना यहाँ पे। तो चलो शुरू करते हैं एथिल ब्रोमाइड बनाने की प्रयोगशाला विधि। अगर बात करें जो पेपर में प्रश्न आता है, आपसे ही पूछा जाता है एथिल ब्रोमाइड बनाने की प्रयोगशाला विधि का चित्र सहित तो वर्णन कीजिए। आपसे 1-2 भौतिक गुण पूछ लेता है, 1-2 रासायनिक गुण, तो सारे आपको बताएंगे, टेंशन न लो। ठीक है, शुरू करते हैं एथिल ब्रोमाइड बनाने की प्रयोगशाला विधि। तो अगर आपसे पेपर में पूछी जाए जब प्रयोगशाला विधि, तो सबसे पहले जिस भी यौगिक की पूछी जाए, सबसे पहले आपको उसका सूत्र और उसका क्या लिखना है, उसका IUPAC लिख देना है। ठीक है, उसका IUPAC नाम जरूर लिख देना। क्या क्या लिखने के लिए हम कह रहे हैं, हम आपसे लिखने के लिए कह रहे हैं, सबसे पहले आपको उसका सूत्र लिखना है। सूत्र आपको एथिल ब्रोमाइड, एथिल ब्रोमाइड क्या होता है, एथिल ब्रोमाइड का सूत्र होता है C2H5Br। इस टाइप से आपको सूत्र लिखना है। ठीक है, देखो मेन चीज लिखने का तरीका होता है, अगर आप मस्त तरीके से लिखोगे एग्जाम में, तो आपको जो एग्जामिनर होगा बढ़िया नंबर देगा। ठीक है, तो सिंपल सूत्र हो गया C2H5Br। अब बात करें इसका IUPAC नाम क्या होगा, तो IUPAC नाम की बात करें तो यहाँ पे ब्रोमीन लगा है, तो आपको पीछे से नाम लिखना है। यहाँ Br लगा है तो इसे लिखना है ब्रोमो। क्या लिखना है, आपको लिखना है ब्रोमो। और 2 कार्बन होने की वजह से आपको क्या लगा देना, एथेन। ठीक है, क्योंकि 1 कार्बन होता है तो मेथेन होता है, 2 कार्बन होता है तो एथेन होता है। ठीक है, सिंपल देख लो, C2H5Br इसलिए ब्रोमो एथेन इसका नाम हो गया। C2H5Br इसलिए इसका क्या नाम हो गया, ब्रोमो एथेन। IUPAC नाम, सूत्र है C2H5Br। आप देखो, जब सबसे पहले सूत्र लिख देना, IUPAC नाम लिख देना, फिर उसके बाद हेडिंग पड़ेगी प्रयोगशाला विधि, उसकी विधि लिखनी है, उसकी रिएक्शन लिखनी है, उसके बाद आपको चित्र बनाना है, फिर चित्र की ये विधि लिखनी है। ठीक है, क्या क्या लिखना है, प्रोसेस समझ लो कैसे लिखा जाता है। पहले सूत्र IUPAC लिख देना, प्रयोगशाला विधि हेडिंग डाल के ये लिखना है, फिर इसकी अभिक्रिया देनी है, कौन सी रिएक्शन होती है, फिर इसके बाद चित्र बनता है और फिर ये विधि लिखी जाती है। सब कुछ समझना है, टेंशन नहीं लेना आपको। ठीक है, तो अब बात करें, सबसे पहले इतना लिखने के बाद हमने यहाँ पे हेडिंग लगाई प्रयोगशाला विधि। प्रयोगशाला विधि अर्थात हम कैसे प्रयोगशाला या लैब में एथिल ब्रोमाइड को बना सकते हैं। मान लो हमने आपको लैब में भेजा और कह रहे हैं आपसे कि प्रयोगशाला में आप या लैब में क्या करो, एथिल ब्रोमाइड C2H5Br बनाओ। कैसे बना सकते हो, तो वही चीज़ आपको इस चित्र के माध्यम से समझना है। ये सारे प्रयोगशाला के उपकरण ही यहाँ पे लगे हुए हैं, जैसे फ्लास्क है, बर्नर लगा हुआ है, ये सारे प्रयोगशाला के उपकरण ही लगे हुए हैं। ठीक है, सिंपल हेडिंग लगी प्रयोगशाला विधि, अर्थात इस पर यह बताना है आपको कि कैसे प्रयोगशाला में बनेगा। ठीक है, तो सिंपल हमने लिखा एथिल एल्कोहल को शांत सल्फ्यूरिक अम्ल और पोटेशियम ब्रोमाइड के साथ गर्म करने पे एथिल ब्रोमाइड बनता है। ठीक है, हमने क्या लिख रखा है समझ लो, सिंपल एथिल अल्कोहल को शांत सल्फ्यूरिक अम्ल और पोटेशियम ब्रोमाइड के साथ गर्म करने पे, ठीक है, के साथ गर्म करने पे क्या बनता है, एथिल ब्रोमाइड बनता है। कैसे बनता है वो भी आपको समझाएंगे। सिंपल देखो, यहाँ पे पहले हम लोग इसकी अभिक्रिया देखते हैं, फिर आगे समझेंगे। ठीक है, आपको प्रयोगशाला विधि में ये लिखना है। फिर यहाँ पे है क्या, एथिल अल्कोहल, तो एथिल अल्कोहल ले लेना है। एथिल अल्कोहल का सूत्र होता है C2H5OH। ठीक है, एथिल अल्कोहल का सूत्र होता है C2H5OH। अब एथिल अल्कोहल लेने के बाद आपको क्या लेना है, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र होता है H2SO4। सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र होता है H2SO4। अब इसके बाद क्या लेना है, और पोटेशियम ब्रोमाइड। पोटेशियम ब्रोमाइड का सूत्र होता है KBr। ठीक है, पोटेशियम ब्रोमाइड का सूत्र KBr। ये है एथिल अल्कोहल, ये है शांत सल्फ्यूरिक अम्ल, ये पोटेशियम ब्रोमाइड। यही कहा गया था, एथिल अल्कोहल को शांत सल्फ्यूरिक अम्ल और पोटेशियम ब्रोमाइड के साथ आपको क्या करना है, गर्म करना है। सिंपल यहाँ पे गर्म लिख देना। गर्म करेंगे तब क्या बनेगा, यहाँ से एथिल ब्रोमाइड। कैसे बनेगा, देखो यहाँ से C2H5, यहाँ से Br, आपका C2H5Br आपका बाहर निकल जाएगा, जिसका नाम होगा एथिल ब्रोमाइड। ठीक है, और क्या क्या बाहर निकलेगा, यहाँ पर देख रहे हो OH लगा हुआ है, और एक यहाँ का हाइड्रोजन ले लेना, एक H की यहाँ का और यहाँ का OH मिलके आपका क्या बाहर निकल जाएगा, H2O बाहर निकल जाएगा। और क्या क्या बचेगा देखना, यहाँ का पोटेशियम और एक हाइड्रोजन और SO4 मिलके KHSO4 बाहर निकल जाएगा। ये सिंपल सी अभिक्रिया होती है।
ये सिंपल से क्रिया होती है, ध्यान से समझो, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। सिंपल यहाँ पे क्या है, ये है एथिल अल्कोहल, सूत्र है C2H5OH। अब आपको इसको करना क्या, H2SO4 सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल और पोटेशियम ब्रोमाइड KBr के साथ गर्म करना है, जिससे बनेगा क्या, एथिल ब्रोमाइड बनेगा। तो यहाँ पर से C2H5, यहाँ पर से Br मिलके C2H5Br बना लेगा और यहाँ पर से KHSO4 आपका बाहर निकलेगा। देखो यहाँ 2 H हैं, एक H हटा दो, 2 H की जगह आपको एक H करना है, तो यहाँ पर का K, यहाँ का HSO4 ये बाहर निकला। अब यहाँ का एक H आपने हटाया तो ये एक H कहाँ जाएगा, इस OH के साथ। तो OH और एक H मिलके कितने H हो जाएंगे, 2H, अर्थात H2O आपका जल बाहर निकल जाएगा। तो ये सिंपल से अभिक्रिया होती है। इस अभिक्रिया को आप इस चित्र से भी समझ सकते हो। देखो अब इस चित्र को आपको समझाते हैं। जब इतना हो जाएगा इसके बाद कॉपी पे ये चित्र बनेगा, ठीक है। इतना लिख जाने के बाद आपको ये चित्र बनाना, उसके बाद ये जो विधि लिखी हुई है इसको बाद में लिखा जाता है, ठीक है। आप देखो हम लोग बैठे हुए, मान लो लैब में, आप लोग मान लो कि हम लोग लैब में बैठे हुए हैं। अब आपको बनाना क्या है, एथिल ब्रोमाइड बनाना है, C2H5Br। कैसे बनेगा वो समझो। सबसे पहले आपको यहाँ पे ये हमने क्या ले रखा है, यहाँ पे अगर देखोगे आप ये चीज़, ठीक है, ये हमारे पास एक फ्लास्क है जिसे गोलपेंदी का आसवन फ्लास्क कह सकते हो। मान लो हमने प्रयोगशाला में एक गोलपेंदी का आसवन फ्लास्क अपने हाथ में ले लिया। अब इस पर आपको करना क्या क्या है, इस फ्लास्क पे आपको एथिल अल्कोहल C2H5OH, H2SO4 सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल और पोटेशियम ब्रोमाइड KBr ले लेना है, ठीक है। क्या क्या करना है आपको, गोलपेंदी के आसवन फ्लास्क में एथिल अल्कोहल C2H5OH, KBr और H2SO4, जैसा कि इस रिएक्शन पे देख रहे हो, एथिल अल्कोहल H2SO4 और KBr को आपको ले लेना है। सिंपल, इस गोलपेंदी के फ्लास्क में C2H5OH, H2SO4 और KBr को लेना है। आप नीचे हमने एक लगा रखा है बालू उष्मक, ये जो आप देख रहे हो ये कटोरे के आकार को जो आपको दिख रहा है इस टाइप से बना हुआ, इसका नाम है बालू उष्मक। क्या कहते हैं, बालू उष्मक, ठीक है। तो इस फ्लास्क को आपको बालू उष्मक पर रख देना है। नीचे हमने एक बर्नर लगा रखा है और इस बर्नर पे ये देख सकते हो हमने आग लगा दी है। बर्नर पे आग लगा दी है। आग क्यों लगाई है, क्योंकि हम इस फ्लास्क को गर्म करेंगे, क्योंकि आपको अभिक्रिया पे बताया गया कि एथिल अल्कोहल H2SO4 और KBr को गर्म करने पे एथिल ब्रोमाइड बनता है। तो जब हमने फ्लास्क पे C2H5OH अर्थात एथिल अल्कोहल H2SO4 और KBr लिया, तो हम जब इसे बालू उष्मक पर रखकर बर्नर से गर्म करते हैं तभी जाके आपका एथिल ब्रोमाइड यहां से होता हुआ इस ग्राही पे जाके एकत्रित हो जाता है, ठीक है। इस ग्राही पे जाके एकत्रित हो जाता है, यही होता है। सिंपल, आपको कुछ नहीं करना, प्रयोगशाला पे जाना, आपको आसवन फ्लास्क लेना गोलपेंदी का, उस पे C2H5OH और H2SO4 और KBr मिला देना, उसे आप बालू उष्मक पर रखना और नीचे बर्नर की सहायता से उसे गर्म करना, आपका एथिल ब्रोमाइड बन जाएगा, ठीक है। तो देखो सिंपल यही चीज था, यहाँ पे सूत्र लिखा, IUPAC लिखा, पे प्रयोगशाला पे यही बताया हमने कि एथिल अल्कोहल को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल और पोटेशियम ब्रोमाइड के साथ गर्म करने पे एथिल ब्रोमाइड बनता है। C2H5OH और H2SO4 और KBr को गर्म करने पे C2H5Br प्लस H2O प्लस KHSO4 आपका बन गया, ठीक है। तो बस इसी तरह से लिखना है यार, आसान सब कुछ है। यहाँ पे जितना लिखा आप लोग टेंशन ना लो, सब कुछ समझ के जाओगे, ठीक है। आपसे शुरुआत से करें कि सब कुछ समझा देंगे, ठीक है। तो अब इस चित्र पे हमने जो बातें बताई वही चीज यहाँ पे विधि पे आपको लिखनी है। एक बार चित्र को फिर से समझ लेते हैं, ठीक है। आपके पास है क्या क्या चीज वो समझो, हमारे पास क्या क्या चीज़ें वो समझो अब, ठीक है। हमने सबसे पहले एक लिया गोलपेंदी का आसवन फ्लास्क, जिस पे हमने एथिल अल्कोहल H2SO4 और KBr को इस मिलाकर इस बालू उष्मक पर इस फ्लास्क को रखा और बर्नर की सहायता से इसे गर्म किया, ठीक है। इस बर्नर की सहायता से इसे गर्म करेंगे। इसके बाद आप आगे देखोगे तो ये हमने एक एडेप्टर लगा रखा है, ठीक है। या आप इसे समझ सकते हो कि इसे हमने यहाँ पर से देख सकते हो, इसमें से हमने एक नली डाल के इसे आगे हमने एक संघनित्र से जोड़ दिया है, ठीक है। यहाँ पर इस फ्लास्क पे आगे देखोगे यहाँ पर हमने एक नली लगा के इसे एक संघनित्र से जोड़ दिया है। संघनित्र पे क्या भरा होता है, पानी भरा होता है, जल भरा होता है, और इसे आप नाम दे सकते हो जल संघनित्र। देख सकते हो हमने यहाँ पे प्रदर्शित भी किया, यहाँ पे भी जल, ये पे जल, ठीक है। तो ये आपका क्या लगाया हमने, जल संघनित्र लगाया है। इसके नीचे देखोगे हमने ये एडेप्टर लगा दिया, ठीक है। ये आपका क्या है, एडेप्टर। और इस एडेप्टर को लगाने के बाद इस एडेप्टर का जो ये वाला नीचे वाला मुंह है इसको हमने कहाँ डाल दिया, ग्राही में डाल दिया। ग्राही में ठंडा जल पहले से था, अब जो एथिल ब्रोमाइड बनेगा वो भी जाके इस पे एकत्रित हो जाएगा, ठीक है। ये एथिल ब्रोमाइड भी जाके इस पे एकत्रित हो जाएगा। तो सिंपल यहाँ पे आपने चित्र सीखा क्या क्या लगा हुआ है। इस संघनित्र को हमने इस टाइप से एक स्टैंड से यहाँ पे लगा रखा है, नीचे यहाँ पे भी देख सकते हो कैसे पूरा चित्र बना हुआ, आप लोग समझ सकते हो, ठीक है। तो चित्र पे थोड़ा बहुत तो समझ में आया होगा। आप समझ में आए तो यहाँ पे विधि पढ़ते चलते हैं और एक एक बात समझते चलते हैं। हमने देखो यहाँ पे जो लिखा आप लोग ध्यान समझना, हमने हेडिंग लगाई विधि। विधि पे क्या लिखा जाता है, जो इस चित्र में बनाया जाता है वही बातें विधि
विधि पे लिखी जाती है। सबसे पहले आपने गोल पेंदी का फ्लास्क लिया, उस पर क्या क्या लिया है वही चीज़ यहाँ पे लिखना है। हमने देखो लिखा एक गोल पेंदी के फ्लास्क में 20 मिलीलीटर एथिल अल्कोहल, 20 ml एथिल अल्कोहल। ये जो एथिल अल्कोहल की मात्रा यहाँ पे ली गई है कितनी ली गई है, 20 मिलीलीटर। 20 मिलीलीटर एथिल अल्कोहल और 30 मिलीलीटर जल लेकर उसमें 50 मिलीलीटर सांड H2SO4 सावधानी से धीरे धीरे मिलाते हैं। आपको एक फ्लास्क लेना है, उस पर क्या मिलाना है, सबसे पहले 20 मिलीलीटर एथिल अल्कोहल, इसका नाम लिख लेना। देखो इस पे अगर किसी को नाम पे दिक्कत तो लिख लेना, इसका नाम एथिल अल्कोहल, इसका नाम सांड सल्फ्यूरिक अम्ल, इसका नाम पोटेशियम ब्रोमाइड, इसका नाम एथिल ब्रोमाइड, इसका नाम जल, और ये जो KHSO4 लिखा है इसका नाम है पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट। नाम लिख लेना पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट, ठीक है, पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट। अब इसके बाद हमने कहा एक गोल पेंदी के फ्लास्क में क्या करना है आपको, सबसे पहले 20 मिलीलीटर एथिल अल्कोहल मिला देना है। फिर उसके बाद क्या करना है, उसमें 30 मिलीलीटर पानी मिला देना। पहले जब लैब में बनाने जाना है एथिल ब्रोमाइड, पहले आप आसवन फ्लास्क लेना, उसमें कितना मिलाना है एथिल अल्कोहल, 20 मिलीलीटर एथिल अल्कोहल मिला देना। फिर उसके बाद 30 मिलीलीटर जल मिला देना। फिर क्या करना, 50 मिलीलीटर H2SO4 मिला देना। इसको मिलाने के बाद सावधानी से धीरे धीरे आपको मिलाना है, ठीक है, जल्दी जल्दी ना मिलाना, धीरे धीरे मिलाना। पहले 20 मिलीलीटर एथिल अल्कोहल, ठीक है, फिर उसके बाद आपको 30 मिलीलीटर जल और 50 मिलीलीटर H2SO4 सावधानी से धीरे धीरे मिलाते हैं। इसके बाद 50 ग्राम KBr अर्थात पोटेशियम ब्रोमाइड, इसके बाद 50 ग्राम KBr का चूर्ण थोड़ा थोड़ा करके मिश्रण में डालते हैं और सभी उपकरण को चित्रानुसार सजा देते हैं, ठीक है। चित्रानुसार सजाने का है मतलब चित्र के अनुसार, जैसे फ्लास्क लगा, बर्नर लगा, संघनित लगा, ग्राही लगा, एडेप्टर लगा, चित्र के अनुसार सभी को सजा देते हैं, ठीक है। तो ये चीज लिखा गया, समझ में आया। एक गोल पेंदी के फ्लास्क में क्या करना है, सबसे पहले 20 मिलीलीटर एथिल अल्कोहल, 30 मिलीलीटर जल और 50 मिलीलीटर H2SO4 लेके उसे सावधानी से धीरे धीरे मिला लेना। उसके बाद उसमें 50 ग्राम पोटेशियम ब्रोमाइड का चूर्ण डाल देना, 50 ग्राम KBr का चूर्ण थोड़ा थोड़ा करके मिश्रण में डालना और सभी उपकरण, जितने भी उपकरण यहाँ पे लगे हुए, फ्लास्क हो गया, बालू उष्मक हो गया, बर्नर हो गया, इन सभी को आप इस चित्र की भांति ही सजा देना, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करना है, अब फ्लास्क को बालू उष्मक पर धीरे धीरे गर्म करते हैं। आप ये जो आपका फ्लास्क लगा हुआ है इसे हम इस बालू उष्मक पर इस बर्नर की सहायता से धीरे धीरे गर्म करेंगे। हमने ये लिखा कि आप फ्लास्क को बालू उष्मक पर धीरे धीरे गर्म करते हैं। C2H5Br आश्रित होकर ठंडे जल के नीचे तेल की परत के रूप में एकत्रित हो जाता है। आप जब आप इस बालू उष्मक पर इस पूरे मिश्रण को गर्म करोगे, एथिल अल्कोहल, H2SO4, KBr और जो उसमें जल मिलाया, कितना 30 मिलीलीटर जल भी मिलाया है। जब आप इसे बालू उष्मक पर बर्नर की सहायता से गर्म करोगे तो यहाँ पर से जो एथिल ब्रोमाइड होगा, यहाँ से आपका बन के यहाँ से होता हुआ, एडेप्टर से होता हुआ आपका इस ग्राही में जाके एकत्रित हो जाएगा, ठीक है, इस ग्राही में जाके एकत्रित हो जाएगा। लेकिन अभी इस एथिल ब्रोमाइड में कुछ अशुद्धि भी मिली होती है, ठीक है, इस एथिल ब्रोमाइड में कुछ अशुद्धि भी मिली होती है क्योंकि यहाँ पे ठंडा जल रखा था और एथिल ब्रोमाइड इसी ठंडे जल के ऊपर आया है, अर्थात एथिल ब्रोमाइड और जल आपका मिला हुआ है। तो अब आपको इस एथिल ब्रोमाइड और जल को अलग भी करना होगा, तो उसके लिए आगे कुछ आपका लिखा हुआ है, उसको आपको समझाएंगे। अभी पहले इतना आपको समझ में आया कि नहीं? और देखो शायद अगर नीचे दिख ना रहा हो तो थोड़ा इसको ऊपर कर देते कैमरा, फिर आपको सही से बताते हैं, ठीक है। अब अगर आप पढ़ोगे तो आपको यहाँ पे समझ में आएगा। हमने इतना तो समझ में आ गया था कि नहीं कि 20 मिलीलीटर एथिल अल्कोहल, 30 मिलीलीटर जल और 50 मिलीलीटर आपका क्या था, H2SO4 लेके धीरे धीरे मिलाना। फिर पोटेशियम ब्रोमाइड का चूर्ण डाल देना। फिर क्या करना है आपको, चित्रानुसार पूरे उपकरण को, मतलब उपकरण को चित्र के अनुसार सजा देना है। अब इसके बाद हमें क्या करना था, यहाँ पे लिखा गया, आप फ्लास्क को बालू उष्मक पर धीरे धीरे गर्म करते हैं। C2H5Br आश्रित होकर ठंडे जल के नीचे तेल की परत के रूप में एकत्र हो जाता है। अब जो C2H5Br यहाँ से बनेगा वो यहाँ से होता हुआ, इस संघनित्र से होता हुआ, इस एडेप्टर से होता हुआ इस ग्राही में ठंडे जल, ये ठंडा जल हमने पहले बताया, ठंडा जल यहाँ पे हमने भरा है, ठंडे जल में एथिल ब्रोमाइड जाके मिल जाएगा। ठंडे जल के ऊपर तेल की परत, जैसे आप अगर पानी में तेल डाल दो तो तेल ऊपर ही आपका परत के रूप में रहता है, तेल उस पर घुलता नहीं है, ये सबको पता है। जैसे जल है आपके पास, तेल डाल दो, तेल आपको ऊपर ही ऊपर दिखेगा, वैसे ही ठंडे जल के ऊपर एथिल ब्रोमाइड तेल की परत के रूप में एकत्रित हो जाता है, ठीक है। ठंडे जल के नीचे तेल की परत के रूप में एकत्रित हो जाता है। और ये जो एथिल ब्रोमाइड होता है या नीचे ठंडे जल के, ये नीचे एकत्रित होता है, ठीक है, ठंडे जल के नीचे एकत्रित हो जाता है। अब इसके बाद कहा गया, अब आपको पता है एथिल ब्रोमाइड और जल आपस में मिल चुके हैं, अब आपको इसे अलग करना होगा। तो इसके लिए क्या किया जाता है, पृथककारी फनल की सहायता से, आगे पढ़ना, पृथककारी फनल की सहायता से एथिल ब्रोमाइड की, ठीक है,
हाँ सही है, यहीं से पढ़ना है। पृथककारी फनल की सहायता से C2H5Br अर्थात एथिल ब्रोमाइड की परत को जल से पृथक कर लेते हैं। ठीक है, अब हमें इस एथिल ब्रोमाइड जो जल में मिल चुका है इसको अलग करना है, इसलिए हम किसका यूज करेंगे लैब में, हम पृथककारी फनल होती, ठीक है, लैब में एक पृथककारी फनल होती है, उसका हम लोग यूज करेंगे। पृथककारी फनल का मतलब है ये आपका जैसे एथिल ब्रोमाइड जल में मिला हुआ है इसको पृथक कर देगा इससे। अब पृथक का ये मतलब अलग करना। ठीक है, तो अगर आप एथिल ब्रोमाइड से जल को अलग करना चाहते हो तो आपको पृथककारी फनल की सहायता से आपको एथिल ब्रोमाइड को इस जल से अलग करना होगा या पृथक करना। पृथक का ये मतलब है अलग करना। ठीक है, तो हमने वही लिखा, पृथककारी फनल की सहायता से C2H5Br की परत को जल से पृथक कर लेते हैं। अब जब आपने इस एथिल ब्रोमाइड को जल से अलग कर लिया, पृथक कर लिया, अभी ये जो आपका एथिल ब्रोमाइड ये पूरा अशुद्ध है, अभी ये शुद्ध नहीं है। आपने जो एथिल ब्रोमाइड अभी यहाँ पे बनाया है जो ठंडे जल पे एकत्र हुआ था, आपने इसे पृथककारी फनल की सहायता से क्या किया, इसे अलग कर लिया, लेकिन जो C2H5Br है ये अभी आपका क्या है, ये आपका अशुद्ध है। अब आपको इसे शुद्ध करना है। आप देखो पृथक कर लेते, प्राप्त अशुद्ध एथिल ब्रोमाइड, अभी अशुद्ध है तो इसको क्या करना है, प्राप्त अशुद्ध एथिल ब्रोमाइड को पहले सांद्र HCl, फिर क्रमशः जल और 5% NaCO3 विलयन और अंत में पुनः जल से धोते हैं। क्या करना होगा आपको इसे शुद्ध करने के लिए, आपको सबसे पहले कहा था आपका प्राप्त अशुद्ध एथिल ब्रोमाइड को पहले सांद्र HCl, पहले आपको सांद्र HCl से, फिर आपको क्या करना है HCl के बाद क्रमशः जल। पहले देखो अगर आप इस एथिल ब्रोमाइड को शुद्ध प्राप्त करना चाहते हो तो आपको इस एथिल ब्रोमाइड को पहले सांद्र HCl से, फिर जल से, फिर 5% NaHCO3 विलयन के साथ आपको इसे धोना है, तब जाके आपका एथिल ब्रोमाइड शुद्ध होगा। तो हमने लिखा कि प्राप्त अशुद्ध एथिल ब्रोमाइड अर्थात C2H5Br को पहले सांद्र HCl, फिर क्रमशः जल और 5% NaCO3 विलयन और अंत में पुनः जल से धोते हैं। ठीक है, और अंत में पुनः जल से धोते हैं। अब आपने क्या किया, एथिल ब्रोमाइड को पहले क्या किया, पहले आपने सांद्र HCl विलयन जल से और 5% NaCO3 विलयन से धोया, फिर उसके बाद फिर से जल से धो दिया। अब एथिल ब्रोमाइड हो चुका है गीला, अब आपको इसे सुखाना होगा, तो इसलिए हम लोग क्या प्रयोग करेंगे, कैल्शियम क्लोराइड का। फिर CaCl2 अर्थात कैल्शियम क्लोराइड द्वारा सुखाकर, अब हमें इसे सुखाना होगा, इसलिए फिर कैल्शियम क्लोराइड द्वारा सुखाकर शुष्क एथिल ब्रोमाइड को आश्रित करके शुद्ध एथिल ब्रोमाइड इस ग्राही में हम लोग एकत्रित कर लेते हैं। अब ये जो नीचे शुद्ध एथिल ब्रोमाइड मिला यही आपका पूरा शुद्ध है, 100% शुद्ध एथिल ब्रोमाइड आपको मिल चुका है। यही करना था। ठीक है, यहाँ से थोड़ा आपको समझना है, जब आपने देखा कि एथिल ब्रोमाइड इस ठंडे जल के ऊपर तेल की परत के रूप में एकत्रित हुआ, अब आपको पता है इस एथिल ब्रोमाइड को इस जल से हटाना होगा, तो इसलिए हमने पृथककारी फनल की सहायता से सबसे पहले इस एथिल ब्रोमाइड को इसके जल से हटाया। अब एथिल ब्रोमाइड हमारा अलग हो गया, लेकिन वो अभी अशुद्ध है, उसे शुद्ध करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा, आपको उसे सांद्र HCl विलयन जल से और 5% NaCO3 विलयन के साथ धोना है, फिर से जल से धो देना है। अब ये हो चुका है गीला एथिल ब्रोमाइड, अब आपको उसे कैल्शियम क्लोराइड द्वारा सुखाकर आपको शुद्ध एथिल ब्रोमाइड प्राप्त कर लेना है। ठीक है, अब एक बार पूरा फिर से पढ़ते हैं तो आपको अच्छे से समझ में आ जाए। हमने लिखा था एक गोल पेंदी के फ्लास्क में 20 मिलीलीटर एथिल अल्कोहल और 30 मिलीलीटर जल लेकर उसमें 50 मिलीलीटर सांद्र SO4 सावधानी से धीरे धीरे मिलाते हैं। इसके बाद 50 ग्राम पोटेशियम ब्रोमाइड का चूर्ण थोड़ा थोड़ा करके मिश्रण में डालते हैं और सभी उपकरण को चित्रानुसार सजा देते हैं। आप फ्लास्क को बालू उष्मक पर धीरे धीरे गर्म करते हैं। ठीक है, और एथिल ब्रोमाइड आश्रित होकर ठंडे जल के नीचे तेल की परत के रूप में एकत्र हो जाता है। फिर कहा गया पृथककारी फनल की सहायता से एथिल ब्रोमाइड की परत को जल से पृथक कर लेते हैं। फिर कहा गया प्राप्त अशुद्ध एथिल ब्रोमाइड को पहले सांद्र HCl, फिर क्रमशः जल और 5% NaHCO3 विलयन और अंत में पुनः जल से धो देते हैं। फिर कैल्शियम क्लोराइड द्वारा सुखाकर शुष्क एथिल ब्रोमाइड को, फिर कैल्शियम क्लोराइड द्वारा सुखाकर शुष्क एथिल ब्रोमाइड को आश्रित करके शुद्ध एथिल ब्रोमाइड C2H5Br, ये जो C2H5Br इसी का नाम एथिल ब्रोमाइड है, एथिल ब्रोमाइड ग्राही में एकत्र कर लेते हैं। शुद्ध एथिल ब्रोमाइड अब आपका बन चुका है। तो यही करना था। आशा करते हैं सबको विधि समझ में आई होगी। ठीक है, आसान है। देखो जब एक दो बार आपको सुनने पे ही काफ़ी याद हो गई होगी, अगर कम हुई हो तो आप लोग जब इसे पूरा अपनी कॉपी पे लिखोगे ना तो पूरी आपको तैयार हो जाएगी। बस यही करना था। सबसे पहले
सूत्र IUPAC, फिर प्रयोगशाला विधि, इसकी अभिक्रिया, फिर इसके बाद चित्र बना देना, फिर ये वाली विधि लिखना। ये आपका कंप्लीट है। अब बचता है एथिल ब्रोमाइड के भौतिक गुण और उसके रासायनिक गुण और उसके उपयोग, मतलब उसके गुण कौन कौन से, मेन गुण आपको बता देते हैं, भौतिक गुण, रासायनिक गुण और उपयोग। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया होगा, आशा करते हैं। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया हो तो करो क्या, आप इसका ले लो स्क्रीनशॉट। आप बताते भौतिक गुण, रासायनिक गुण और उपयोग को। ठीक है, तो सब लोग इसको नोट कर लो, जरा हम हट जाते हैं, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट कर लो। तो आप बात करते भैया एथिल ब्रोमाइड के भौतिक गुण और आपके रासायनिक गुण। ठीक है, तो सबसे पहले भौतिक गुण देखो। भौतिक गुण में क्या बताया जाता है कि मतलब एथिल ब्रोमाइड की भौतिक अवस्थाएं, जैसे ताप, दाब, क्वथनांक, हिमांक, ये सब चीज़ें भौतिक गुण पे आती। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हेडिंग लगी भौतिक गुण, एथिल ब्रोमाइड के भौतिक गुण कौन कौन से। ठीक है, एथिल ब्रोमाइड के भौतिक गुण, तो भौतिक गुण पे हमने पहला भौतिक गुण लिख रखा है, एथिल ब्रोमाइड एक रंगहीन मीठी गंध का वाष्पशील एवं भारी द्रव है। एथिल ब्रोमाइड जो है वो क्या है, एक रंगहीन मीठी गंध का वाष्पशील एवं भारी द्रव है। ठीक है भैया, एथिल ब्रोमाइड एक रंगहीन मीठी गंध का वाष्पशील एवं भारी द्रव है। इसके बाद कहा गया इसका क्वथनांक 38.5 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। दूसरा भौतिक गुण है एथिल ब्रोमाइड का क्वथनांक 38.5 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तीसरे भौतिक गुण पे आते हैं, या जल में अविलेय परंतु कार्बनिक विलायकों में विलेय है। जो आपका एथिल ब्रोमाइड है ये जल में अविलेय परंतु कार्बनिक विलायकों में जो है वो क्या है, विलेय है। ठीक है, तो ये इसका तीसरा भौतिक गुण था, यह जल में अविलेय परंतु कार्बनिक विलायकों में विलेय। तो इस टाइप से आपको ये मेन हमने भौतिक गुण लिख दिए, आपको इनको तैयार कर लेना है और पेपर में का भौतिक गुण पूछा जाता है एथिल ब्रोमाइड का तो आप लिख सकते हो। ठीक है, आप बात करते हैं इसके रासायनिक गुणों की। रासायनिक गुण पे आपको रिएक्शन करानी होती है, मतलब जैसे एथिल ब्रोमाइड की KCN से अपक्रिया, AgCN से अपक्रिया, और भी अभी आपको रासायनिक गुण बताएंगे मेन वाले, टेंशन ना लो, आपको अच्छे से समझाएंगे। ठीक है, रासायनिक गुण, पहला रासायनिक गुण जो हमने दिया वो है KCN से अपक्रिया। KCN का नाम होता है पोटेशियम साइनाइड। ठीक है, अभी नाम में लिख देंगे। तो सिंपल KCN से क्रिया करनी है, तो यहाँ पे आपको करना क्या है, एथिल ब्रोमाइड लेना है C2H5Br प्लस आपको करना क्या, इसकी क्रिया किससे करनी, KCN से करनी है, अर्थात KCN मिला देना है, जिससे होगा कि एकदम सिंपल सी रिएक्शन होगी। यहाँ से C2H5, यहाँ पर से Cn, आपका ये अलग निकल जाएगा C2H5Cn, और ये वाला पोटेशियम और ये Br मिला के KBr आपका अलग निकल जाएगा। बस ये सिंपल सी अभिक्रिया होती है, यही है एथिल ब्रोमाइड की KCN से अभिक्रिया। ये एथिल ब्रोमाइड का रासायनिक गुण है कि एथिल ब्रोमाइड जब KCN से अभिक्रिया करता है तो C2H5Cn बना देता है, अर्थात एथिल साइनाइड बना देता है। यहाँ पे नाम लिख दे तो आपको आराम रहेगा। इसका नाम तो जानते हो एथिल ब्रोमाइड, इसका नाम लिख दे पोटेशियम साइनाइड। आप लोग भी इसी तरह नाम लिख लिया करो जिससे आपको सूत्र याद हो जाएंगे। ठीक है, पोटेशियम साइनाइड। ठीक है, और इसका नाम है एथिल साइनाइड, एथिल साइनाइड। ठीक है, साइनाइड। और इसका नाम क्या है, इसका नाम पोटेशियम ब्रोमाइड, पोटेशियम ब्रोमाइड। ठीक है भैया, पोटेशियम ब्रोमाइड। ये सिंपल सी पहला रासायनिक गुण हुआ कि एथिल ब्रोमाइड जब KCN से अपक्रिया करता है पोटेशियम साइनाइड से तो आपका एथिल आइसोसाइनाइड एथिल साइनाइड सही तो था यार, एथिल साइनाइड बनाता है। क्या बनाता है, एथिल साइनाइड बनाता है। ठीक है, एथिल साइनाइड बनाता है, ये चीज़ है सिंपल। एथिल ब्रोमाइड जब KCN से अपक्रिया करता है तो एथिल साइनाइड बनाता है। यहाँ पर से C2H5, यहाँ से Cn, C2H5Cn बाहर निकलता है, ये K और ये Br मिला के KBr पोटेशियम ब्रोमाइड बाहर निकल जाता है। तो ये सिंपल सा पहला रासायनिक गुण है KCN पोटेशियम साइनाइड से अभिक्रिया। आप देखते हैं दूसरा नंबर रासायनिक गुण AgCN। AgCN अर्थात Ag को नाम देते हैं सिल्वर साइनाइड से अभिक्रिया। ठीक है, तो सिंपल सिल्वर साइनाइड से अभिक्रिया करते हैं तो यहाँ पे एथिल ब्रोमाइड आपको ले लेना है C2H5Br, और क्या लेना है, सिल्वर साइनाइड मतलब AgCN ले लेना है। जब इस AgCN की अपक्रिया होती है, देखो जब KCN से हुआ था तो सिंपल C2H5Cn आपका लग गया था, लेकिन जब AgCN से होगा तो यहाँ पे Cn इसके साथ नहीं लगेगा, इसके साथ Nc लग जाएगा। ये चीज़ आपको याद रखना है, C2H5Nc बन जाएगा।
और प्लस का AgBr बाहर निकल जाएगा। अभिक्रिया उसी तरह से, बस आपको एक चीज़ समझ लेना है कि जब आपका KCN से अभिक्रिया होगी तो केवल CN आपका सिंपल जैसा है C2H5 CN उसी तरह जुड़ जाएगा, लेकिन जब AgCN से अभिक्रिया होगी तो CN की जगह आपका NC जुड़ेगा। ये चीज़ याद रखना, यहाँ से C2H5 यहाँ से CN की जगह NC जुड़ गया और AgBr बाहर निकल गया। इसका नाम लिख लेना सिल्वर साइनाइड। सिल्वर साइनाइड, सिल्वर साइनाइड। इसका नाम है एथिल आइसोसाइनाइड। इसका अब नाम हो जाएगा एथिल आइसोसाइनाइड। आइसोसाइनाइड। इसका नाम सिल्वर ब्रोमाइड। क्या नाम? सिल्वर ब्रोमाइड। क्या नाम भैया? सिल्वर ब्रोमाइड। ये चीज़ सिंपल है। देखो उस पे क्या था, एथिल ब्रोमाइड ने KCN पोटेशियम साइनाइड से अभिक्रिया की तो एथिल साइनाइड बनाया C2H5 CN, लेकिन इस पे NC बनाया इसलिए इसका नाम हो गया आइसोसाइनाइड। ठीक है, सिंपल। एथिल ब्रोमाइड ने जब सिल्वर साइनाइड से अभिक्रिया की तो एथिल आइसोसाइनाइड और सिल्वर ब्रोमाइड आपका जाके बन गया। ठीक है, तो ये आपके अभी 2 रासायनिक गुण हुए हैं। अभी मेन और बताएंगे, तो आप लोग इसको जरा नोट कर लो। तो हम इधर वाला इरेज कर दें। ये दोनों आपको समझ में आ गया होगा, KCN से अभिक्रिया, AgCN से अभिक्रिया। आप मेन और देख लेते हैं जो कि आपके पेपर में पूछे जा सकते। तो इनका स्क्रीनशॉट ले लो, इसको इरेज कर देते हैं। ठीक है, आप देखो और भी आपके मेन रासायनिक गुणों को देख लेते हैं। अगला नंबर रासायनिक गुण है, ये आपका पेपर में भी पूछा जा सकता है। NaOH से क्रिया, जब एथिल ब्रोमाइड की NaOH से क्रिया करते हैं तो सिंपल सा है, इसको भी समझते हैं। सिंपल, आपको एथिल ब्रोमाइड लेना है C2H5Br और आपकी इसकी अभिक्रिया किससे करनी है? NaOH से। जब आप NaOH से अभिक्रिया करोगे, एकदम सिंपल से अभिक्रिया, यहाँ से C2H5 और यहाँ से OH, आपका C2H5OH बन जाएगा और यहाँ पर से Na और यहाँ पर से Br मिलके NaBr बन जाएगा। ये सिंपल से अभिक्रिया है। C2H5Br की जब आपने NaOH से अभिक्रिया की तो यहाँ पर से C2H5OH बन गया और NaBr आपका बाहर निकल गया। इनके भी नाम लिख देते हैं। इसका नाम याद रखना है, इसका नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड। इसका नाम है एथिल अल्कोहल। इससे तो आप अभी भी मिले थे। ठीक है, जब हमने एथिल ब्रोमाइड बनाया था, एथिल अल्कोहल नाम इसका। और इस पे सोडियम और Br लगा इसलिए इसका नाम सोडियम ब्रोमाइड। सोडियम ब्रोमाइड। तो आप सिंपल समझ सकते हो आप, जब हम लोग एथिल ब्रोमाइड, ठीक है, ये एथिल ब्रोमाइड था C2H5Br। जब हम लोग एथिल ब्रोमाइड की NaOH से अभिक्रिया करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड से, तब एथिल अल्कोहल यहाँ से सिंपल C2H5OH बनता है और Na और Br मिलकर सोडियम ब्रोमाइड बना लेता है। सिंपल से अभिक्रिया, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अगली अभिक्रिया C2H5ONa से, ये भी एकदम सिंपल है। आपको एथिल ब्रोमाइड लेना है और इसकी अभिक्रिया करनी है C2H5ONa से। जैसे ही आप C2H5ONa से अभिक्रिया करते हो तो क्या होगा, यहाँ से यहाँ पर से C2H5 और यहाँ से OC2H5। देखो यहाँ से क्या बन जाएगा, C2H5 OC2H5। ठीक है, देखो C2H5 ये रहा, O ये रहा और C2H5 ये, C2H5 OC2H5 बन जाएगा। यहाँ पर से Na और ये Br मिलके NaBr आपका बाहर निकल जाएगा। ये सिंपल से अभिक्रिया होगी, देख सकते हो C2H5 OC2H5 ये निकला और NaBr आपका बाहर निकल गया। ठीक है, एकदम सिंपल अभिक्रिया है। इसका नाम है सोडियम एथॉक्साइड। क्या नाम याद रखना, C2H5ONa का नाम है सोडियम एथॉक्साइड। सोडियम एथॉक्साइड। और इसका नाम है डाईएथिल ईथर। C2H5O C2H5 का नाम है डाईएथिल ईथर। क्या नाम है, डाईएथिल ईथर। और NaBr का नाम तो ऊपर ही लिखा हुआ है सोडियम ब्रोमाइड। ठीक है, तो जब आपका एथिल ब्रोमाइड सोडियम एथॉक्साइड से अभिक्रिया करता है तो डाईएथिल ईथर आपका बनाता है और NaBr आपका बाहर निकल जाता है। ठीक है, अगली अभिक्रिया NH3 से। NH3 को तो सब लोग जानते होंगे, NH3 कौन है, अमोनिया। NH3 कौन है, अमोनिया। तो सिंपल, जब एथिल ब्रोमाइड की अमोनिया से अभिक्रिया होती तो क्या होता है, बहुत महत्वपूर्ण रिएक्शन, ये वाली इंपॉर्टेंट पे डाल लेना, इसको जरूर तैयार कर लेना। ठीक है, सिंपल, जब आपको एथिल ब्रोमाइड लेना है C2H5Br, जब आप इस एथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया NH3 से करते हो, NH3 अमोनिया से, तब आपका सबसे पहले देखो 2 बार पे रिएक्शन होगी। पहले यहाँ से C2H5 आपका और यहाँ का ये जो NH3 लिखा हुआ है, सबसे पहले आपको इसको NH2 कर लेना है। ध्यान से देखो, NH3 है तो इसको NH2 कर लो, अर्थात यहाँ से एक हाइड्रोजन बचा। NH3 था, 2 हाइड्रोजन लिखे, एक बचा तो इस एक हाइड्रोजन और Br को आपको इस टाइप से लिख देना है HBr। ये सिंपल सा होगा। ठीक है, देख सकते हो C2H5NH2 और इनटू पे HBr, ये आपका बनेगा। ये एक माध्यमिक उत्पाद के रूप में बनेगा, इसका कोई आपको नाम नहीं लिखना, ये माध्यमिक उत्पाद के रूप में बनेगा। अब आपको इसको लेना है फिर से C2H5NH2 इंटू HBr को। अब आपको इसकी अभिक्रिया फिर से NH3 से कर देनी है।
इसकी अभिक्रिया आपको दोबारा NH3 अर्थात अमोनिया से कर देनी। जैसे आप इसकी अभिक्रिया करते हो तो आपका क्या बनता है यहाँ से, सबसे पहले तो ये बाहर निकलता है C2H5NH2, C2H5NH2 बाहर निकलता है। अब यहाँ NH3 है, एक हाइड्रोजन ये अर्थात NH4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, NH4 हो जाएगा, NH4 हो जाएगा। और ये वाला Br आपका ये बाहर निकल जाएगा NH4Br। ठीक है, ध्यान से देख लो, यहाँ से सिंपल C2H5NH2 NH3 और HBr मिलके NH4Br बाहर निकल जाएगा। ये सिंपल से अभिक्रिया होती है, 2 स्टेप पे हुई। एथिल ब्रोमाइड ने पहले इस NH3 से अभिक्रिया की जिससे C2H5NH2 इंटू HBr बना, फिर इसको हमने NH3 से दोबारा रिएक्शन करा दी जिससे C2H5NH2 निकल गया और NH3 और HBr मिलके NH4Br निकल गया। ठीक है, नाम इनके लिख देते जिससे आपको आसान रहे। इस वाले का नाम था अमोनिया, NH3 का नाम, ठीक है, अमोनिया। इसका क्या नाम है, एथिलेमीन, एथिल एमीन। और NH4Br का नाम है अमोनियम ब्रोमाइड, अमोनियम ब्रोमाइड, ब्रोमाइड, अमोनियम ब्रोमाइड नाम है इसका। ठीक है, और इसका नाम ना पूछना, C2H5NH2 इंटू HBr आप ये समझ सकते हो माध्यमिक उत्पाद के रूप में बना है जो कि तुरंत ही आपका NH3 से अपक्रिया करके एथिलेमीन में बदल जाता है। तो ये NH3 की अपक्रिया भी समझ में आ गई। ये मेन कुछ रासायनिक गुण थे जो कि हमने आपको बताया, ये पेपर में पूछे जाते हैं इसलिए हमने आपको मेन बता दिया। ठीक है, तो इस टाइप से आप समझ सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं किसी को। आप देखते हैं एथिल ब्रोमाइड के उपयोग पे देखो, पहला उपयोग है कार्बनिक संश्लेषण के रूप में, अर्थात एथिल ब्रोमाइड जो है आपका C2H5Br, इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, पहला उपयोग है कार्बनिक संश्लेषण के रूप में कि हम लोग एथिल ब्रोमाइड का उपयोग कार्बनिक संश्लेषण के रूप में करते हैं। दूसरा उपयोग है एथिलीनी कारक के रूप में कि हम लोग एथिल ब्रोमाइड का उपयोग कहाँ कर सकते हैं, एथिलीनी कारक के रूप में। ठीक है, एथिलीनी कारक के रूप में कर सकते हो, कार्बनिक संश्लेषण के रूप में कर सकते हो। तो ये मेन इसके 2 उपयोग हमने लिख दिए हैं, भौतिक गुण देखा, रासायनिक गुण देखा, उपयोग देखा। ठीक है, इतना आप अगर तैयार कर लेते हो तो आप मस्त नंबर, अगर पूछा जाता है एथिल ब्रोमाइड के बारे में कुछ भी तो आप कर सकते हो। ठीक है, सिंपल ज़्यादा से ज़्यादा आपसे प्रयोगशाला विधि, भौतिक गुण, रासायनिक गुण, उपयोग यही पूछा जाता है। तो सिंपल प्रयोगशाला विधि भी समझा दिया था, भौतिक गुण भी, रासायनिक गुण भी और उपयोग भी। आशा करते हैं सभी दोस्तों को ये समझ में आएगा। तो समझ में आओ यार तो वीडियो को लाइक कर लेना और जो लोग चैनल पर हो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इसी तरह से मस्त तरीके से तैयारी हो रही है आपकी क्लास 12 की, चाहे केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो या कोई भी सब्जेक्ट हो, मस्त तरीके से तैयारी हो रही है। डिस्क्रिप्शन पे आपको प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी, उससे जाके मस्त तैयारी कर सकते हो। तो मिलते हैं यार किसी अगले वीडियो पे, इसका जिसको स्क्रीनशॉट करना हो कर सकते हो। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो पे।